कि आप कहते हो कि जो हमारी ये प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है मेजरली, सब बाहर से उसका सोर्स है। दे अराइज फ्रॉम आउटसाइड। ये चीज क्या है? वो एक वक्त था जब गुड वर्सेस ईविल ही चलता था विश्व में। ये पूरा अलग है। दिस इज बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स वाला एरा, और इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत नहीं है कि भाई एक स्टेट में आपने अजमेर शरीफ गए, दूसरे स्टेट में आपने इलीगल्स पर बुलडोजर भी चलाया है। अल्टीमेटली मैं तो मोदी जी का सक्सेस मानूंगा इस बात को। जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स रहते हैं, चाहे राइट विंग के हो या लेफ्ट विंग को, सबको उनसे कंप्लेन है। तो हमारे जितने भी महाभारत की हिस्ट्री है या रामायण की हिस्ट्री है, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या क्या गलत हो सकता है। सो डोंट टेक महाभारत एज एन आइडियल पोजिशन फॉर धर्म। गाय काटना पहले से शुरू हो चुका था कि ये धर्म हिंदू धर्म को अपोज करने के चक्कर में हुआ? नहीं, दिस इज प्योरली टू अपोज सनातनी इन दिस थिंग। इवन इन द वेस्ट एशिया रीजन उधर गाय क्यों काट रहे हो? काट नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिस पहले से रिस्पेक्ट करने की थी, उसको रिवर्स करना है। नमस्ते अंकित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका स्वागत है फाइनली आन्विक शिकी विद सात्विक के स्टूडियो में, क्योंकि आपका ये काइंड ऑफ वन ऑफ द होम चैनल्स है। मैं मानता हूँ, आप मानते हो कि नहीं? आपने ये मेरी जो एक जर्नी रही है उसमें कुछ लगभग हम लोग 1.5 साल पहले मिले थे एक दूसरे से, जी। और हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हुई। फिर हमने बहुत सारे वीडियोस भी किए, तो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपको अपने ये लोकेशन पे बुला पाया हूँ, जो मेरे ख्याल से इसका भी 1 साल होने वाला है विद इन 2 वीक्स। दूसरा चीज ये था कि आज का जो वीडियो है, फॉर व्यूअर्स एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं कि थोड़ा अलग टाइप का वीडियो रखना चाहूंगा। मैं सात्विक नहीं हूं आज। आज मैं डेविल्स एडवोकेट हूं इनके सामने। तो मैं इनके सामने लड़ने वाला हूं। मैं इनके हर चीज को झुटलाने की कोशिश करूंगा जितना हो सके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, आपके कंसेप्ट मैंने बहुत सालों, 1 साल से जो सुन रहा हूँ, 1.5 साल से सुन रहा हूँ, मेरे अंदर आ चुकी है, मेरी समझ हो चुकी है खुद। तो बहुत सारी चीजें आप जो कह रहे हो मुझे समझ आ चुकी है, मैं उस पर काउंटर शायद करूँ ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लड़ूं आपसे, थोड़ा सा क्लैश करूं, और थोड़ा सा डिग कर पाए हम फॉर कॉमन पीपल कि भाई आप जो बोल रहे हो उसकी डेप्थ में क्या है। और इसको आज हम कहेंगे आन्विक शिकी या सात्विक के प्रवचन। तो आपको अगर समझ आ गया हो तो ठीक है, क्योंकि वो वाला जो एक पॉडकास्ट था इनके साथ, वो पॉडकास्ट में क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे पूछे थे उसने, फ्रॉम अ पर्सन हु इज वेरी अनअवेयर ऑफ अंकित शाह, डॉक्टर अंकित शाह। बट उसने आपको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं दिया पूरी तरीके से क्लियर करने के लिए, या उसका ओपन माइंड नहीं था, जो भी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि, क्योंकि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन विल आई थिंक ओपन अप सर्जिकली एवरीथिंग एक साथ। और वो है कि आप कहते हो कि जो हमारी ये प्रॉब्लम्स है इंडिया के अंदर, जो भी प्रॉब्लम्स है मेजरली, सब बाहर से उसका सोर्स है। दे अराइज फ्रॉम आउटसाइड। ये चीज क्या है? मतलब आप बोल रहे कि हमारी गलती नहीं है, हमारे अंदर की कोई ब्लेम नहीं लेना चाहिए, क्या है ये? आप प्लीज। नहीं, देखें, ऐसा नहीं होता है कि कोई लैकिंग भारत में नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमारे कोई फॉल्ट नहीं है या कोई खामियां नहीं है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अक्रॉस सेंचुरीज, हमें ये पता चल रहा है कि एक वक्त था जब सिर्फ धर्म था पृथ्वी पे, और अधर्म, जिसको गुड और इविल, जो हमेशा एग्जिस्ट करता था। बट जो अब्राहमिक रिलीजन्स वाला जो पूरा एक ओरिजिन हुआ, जिसका इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं, हमारी ऑन ग्राउंड रियलिटी, जो डेली लाइफ की रूटीन है, उसमें जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। जैसे हम आज महाराष्ट्र में बैठे हैं, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसके बारे में मैं बताता हूँ मैं हिस्ट्री, कि उत्तर प्रदेश और बिहार के वर्कर्स जो चले गए स्टेट छोड़ के, उसका इम्पैक्ट अब नज़र आ रहा होगा उन लोगों को जो मराठी प्राइड की बात करते थे, उनको निकालते वक्त। राइट। तो डेली लाइफ में आप फील कर सकते हो कि कैसे सारा आपका जॉब रोल, जो ऑन ग्राउंड लेबर टास्क, सेमी लेबर वर्क, सारा रेडिकलाइज हो रखा है। ओके। सो वो एक वक्त था जब गुड वर्सेस ईविल ही चलता था विश्व में। ये पूरा अलग है। दिस इज बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स वाला एरा, और इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन भारत नहीं है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन बाहर था। इसीलिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जब तक चेंजेस नहीं आते, जो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, ओके। ओके,
जब तक पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मेन रिफॉर्म नहीं आता, तब तक आप यहाँ पे कितना भी पैच वर्क कर लो, ओके। डी रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में हमें पता है कि हमारी लीडरशिप पे हमें आई ट्रस्ट देम अ लॉट। ओके। लुकिंग एट जो 14-15 इयर्स का जो उनका गुजरात का रूल रहा, आई ट्रस्ट देम अ लॉट बिकॉज आई हैव सीन हाउ दे हैव वर्कड। तो लीडरशिप पे मुझे डाउट नहीं है, बट पैच वर्क हम जितना भी करेंगे उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, चाहे मिशनरी के हों ओके। जिस और या रेडिकलाइजेशन के हो, जिसको मैं क्लियर बोलता हूँ कि डी रेडिकलाइजेशन, डी मिशनराइजेशन, ओके। सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन बाहर है, जिसका जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करने की ट्राई कर रहे हैं स्टेट वाइज। सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स अपनी पेस से करते हैं, ठीक जी, अपनी पेस के हिसाब से। आर यू सेइंग बीजेपी स्टेट्स कि नॉन बीजेपी स्टेट्स भी लेकिन कुछ? नॉन बीजेपी स्टेट्स में तो वो डायरेक्शन ही नहीं है लीडरशिप का कि ट्रेन को कहाँ पे लेके जाना है। दे डोंट हैव एनी सच डायरेक्शन। वो इतना शॉर्ट साइटेड है कि अभी वोट्स कैसे मिलेंगे, राइट? उनका बस एक ही इशू है कि पावर में कैसे रहना। हाँ, हाउ टू स्टिक टू पावर, करप्शन। हम्म, जबकि बीजेपी एक ही ऐसी पार्टी है जो लॉन्ग टर्म विजन लेके चलती है, ओके, जिसमें अगर अजमेर शरीफ जाना पड़ रहा है तो वो जाने का रिस्क उठा रही है। अच्छा, इसमें भी लोग बहुत एंटी बोल देते हैं, क्योंकि जैसे समझो पहलगाम हो गया, तो उसके पहले भी लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ, तुम तो अजमेर शरीफ गए तो पीछे से तो मारा, या जो भी है। देखिए ये सारा जो है ना, इट्स अ वेरी लो लेवल रेटोरिक। ओके, बट वही तो लोग है ना, मतलब लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। गवर्नेंस ऐसे नहीं चलता है सात्विक। जब आप गवर्नेंस में आ जाते हो, मैं सिंपल एग्जांपल, क्योंकि आप मोदी जी का एग्जांपल दे रहे हो, मैं तुमको अफगानिस्तान लेके जाता हूँ। ये वही तालिबान है जिसने बामियान बुद्धा और टेररिस्ट ग्रुप्स जिन्होंने उड़ाया था। वही बामियान बुद्धा आज अ, उसको वापस रिवाइव करके नीचे टिकट का काउंटर डाला है, ओके। राइट? सो गवर्नेंस में आके बोलना करना पूरा, इट्स अ बैलेंस करके चलना पड़ता है काफ़ी चीज़ें। क्यों बैलेंस करके चलना पड़ता है? बिकॉज आप डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे लोगों की रूटीन, और फिर भी रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, ओके। तो बैलेंस ऐसे करना पड़ता है कि भाई एक स्टेट में आपने अजमेर शरीफ गए, दूसरे स्टेट में आपने इलीगल्स पर बुलडोजर भी चलाया है, ओके। ठीक है। सो अल्टीमेटली मैं तो मोदी जी का सक्सेस मानूंगा इस बात को कि जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स रहते हैं, चाहे राइट विंग के हो या लेफ्ट विंग को, सबको उनसे कंप्लेन है। फ्रिंज एलिमेंट्स को कंप्लेन है और मासेस उनके साथ हैं। ओके, तो इधर आपने एक बार के लिए प्रॉब्लम्स में ये बता दी कि रेडिकलाइजेशन एंड मिशनराइजेशन यही प्रॉब्लम्स है। और मतलब मैं जब प्रॉब्लम्स बोलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी के इविल्स, जैसे वुमेन के साथ रेप हो रहा है, चोर उचक की जो चीज़ें हो रही है, या मास मर्डरिंग भी हो रहा हो, या जैसे आपने कहा कि धर्म और अधर्म, तो राक्षस लोग तो एक टाइम पे कैनिबल्स भी थे, वो तो ह्यूमंस और ब्राह्मण्स और जो पूजा करते थे उनको खा भी लेते थे, तो तब भी तो वो प्रॉब्लम थी। तो ये इंडिया के ओरिजिन वाली चीज़ नहीं है, ये बाहर से आई थी, वैसे पूछने में। देखिए सबसे पहले इसमें हमें ये समझना है कि किसी भी प्रकार के ईविल की जब आप बात करते हो सोसाइटी में, तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है धर्म का एब्सेंस, ओके। ओके। जब हम धर्म का एब्सेंस बोलते हैं तो हम बात कर रहे हैं ड्यूटी बेस्ड बिहेवियर की। अब ड्यूटी बेस्ड बिहेवियर में मल्टीपल चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है कि पेरेंटिंग कैसे हुआ है। ओके। पेरेंट्स को खुद को पेरेंटिंग पता भी है या नहीं, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। क्योंकि काफ़ी पेरेंटिंग पे भी अटैक्स हुए हैं। अटैक्स इन द सेंस उनको बताया गया कि नहीं, तुम तो फ्रेंड होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों के साथ, ये वो तो इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग द प्रोसेस जहाँ पे आउटकम खराब आ रहा है, उसको रिपेयर करने की जगह पेरेंटिंग को गलत दिशा में दौड़ा के, और आज मैं वो सुनता उसको भी हूँ। आजकल क्या टर्म बोलते हैं, वो पेरेंटिंग का, जो बच्चे से वो बातें करते हैं सॉफ्टली, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। वो जो बातें करते हैं ना, उन वो मैं पेरेंट्स को वर्ड ही पता ही नहीं होता है कि बच्चे कहाँ हैं अच्छा। और कर क्या रहे हैं। सो द फैक्ट इज के एक तो वो एब्सेंस, ओके। और वो एब्सेंस का कारण भी वही धर्म का एब्सेंस।
और धर्म का एब्सेंस का मतलब होता है कि गुरु का एब्सेंस। गुरु का एब्सेंस का मतलब होता है कि फैमिली और कम्युनिटी, इस ग्रुप को जो इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन जिसने देनी है, वो पर्सन ही मिसिंग है। राइट। और वो मिसिंग इसलिए नहीं है कि गुरुज है नहीं हमारे पास, गुरुज हैं। मिसिंग इसलिए है कि लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। उनको वो गुरु के लिए 5-10 मिनट से ज्यादा, इफ एट ऑल, उसको निकलता है। सत्संग बोल देंगे, संडे जाके वो भाषण, हाँ, क्या बोलते हैं वो, लीजर एक्टिविटी, हाँ मतलब वो उसको थोड़े से वीकेंड में, भजन वजन गा लेंगे और वीकेंड में। तो जो धर्म जो आपके रूटीन लाइफ में सुबह से स्टार्ट हो जाता है, रात तक होना चाहिए, ऑल 24 आवर्स तुम्हारी ओके हर एक एक्टिविटी में होना चाहिए, वो सिर्फ अब सत्संग 5 मिनट्स 10 ओके। तो मिनट्स। लेट्स, मैं एग्जांपल लेना वैसे चाहूंगा उसमें भी हमारे, कोई नहीं जाते ज्यादा, हाँ बहुत यंगस्टर्स तो कम ही माइनॉरिटी जाते हैं, यंगस्टर जा भी होंगे तो भी वो बस उतना सुन के निकल जाएंगे, वो बात सही है। जबरदस्ती लेके गए या जो भी है। हाँ मैं मतलब मैं अपने मिलेनियल की बात कर सकता हूँ, अभी जेन हाँ, जी और अल्फा का तो नहीं और पता नहीं, हाँ, बट हाँ। अभी जैसे धर्म की बात कर रहे सो हैं हम गुरु लोग। का रोल, गुरु का रोल इंफॉर्मेशन सोर्सेज ने ले लिया है, और वो इंफॉर्मेशन सोर्सेज कहीं से भी आ रहा है। राइट। तो अब ये चीज अगर मैं पिन पहले वही पॉइंट, थे, पहले इंफॉर्मेशन का उद्गम स्थान ही गुरु थे। ओके अब इंफॉर्मेशन के आउटलेट्स कहीं और ही चल रहे हैं, और ओके उनके आपके साथ क्या इंटेंट है, उनको खाली आपको कस्टमर बनाने का इंटेंट है और कुछ नहीं है। ओके। तो अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ महाभारत। महाभारत में कौरव और पांडवास, आपने दो चीज बोली, इनफैक्ट तीन चीज मैं बोलूंगा, एक था पेरेंटिंग, एक था धर्म, एब्सेंस ऑफ धर्म, और एक था गुरु का एब्सेंस होना। अब इसमें देखा जाए तो कौरवों के साइड पे, बिकॉज ऑफ उनके धर्म निभाने के चक्कर में भीष्म जी और द्रोणाचार्य हम्म, कौरवों के साइड पे चिपक अटक गए, जो भी बोल सकते हो, वो हम्म, निकल नहीं पाए क्योंकि उन्होंने शपथ ले ली, वॉट एवर धर्म। राइट। अब अलग बात है कि उसके पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, तो उनको तब क्या करना चाहिए था वो नहीं मालूम, बट उन्होंने प्रण लिया था कि मैं पूरे टाइम ये कौरव की Right. फैमिली को करूंगा, तो वैसे हो गया। एब्सेंस ऑफ गुरु में द्रोणाचार्य तो कौरवों के पास भी थे, और पांडवों के पास भी सेम ही गुरु थे। इनफैक्ट कर्ण के पास भी सेम गुरु थे, बस वो कर्ण ने ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए फिर उन्होंने जो भी चेंज किया, और वो एक्चुअल स्टोरी वो है। और फिर पेरेंटिंग में मैं जरूर मान सकता हूँ कि धृतराष्ट्र ने बहुत बेटे के मुंह में और बहुत सारी खराब चीजें की, वो तो मैं मानता हूँ कि पेरेंटिंग वाला चीज था। पर एब्सेंस ऑफ गुरु एंड धर्म निभाने के चक्कर में भीष्म पितामह, जो वन ऑफ द ग्रेट, जिनके पेरेंटिंग भी काफी अच्छी हुई है, शायद वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पेरेंट के वजह से उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, वो अपने आप में अलग डिबेट है। लॉट ऑफ थिंग्स यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो पर्सन जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर जो रही। एग्जाम्पल ऑफ महाभारत का लेगा, क्योंकि वो एक धर्म का नहीं, एक नहीं, एग्जाम्पल है, ये रॉन्ग है, तो ये फिर ये कैसे मैं, नोशन रॉन्ग है। हाउ शुड आई सो टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रंथ्स अगर और धर्म? नहीं, सो हमारे जितने भी महाभारत की हिस्ट्री है या रामायण की हिस्ट्री है, ये दीज आर नॉट शोन एज, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्या क्या गलत हो सकता है। ओके वो सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए गए हैं। सो डोंट टेक महाभारत एज an ideal position for dharma. That is not the case. महाभारत इज टीचिंग यू कि क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या वाइसेस हो सकते हैं, उसका सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इनफैक्ट आज के रेडिकलाइजेशन को तो आप पूरा का पूरा टैली करके देख सकते हो। जैसे गांधारी थी, तो वो कौन से रीजन से आई थी? अफगानिस्तान। उसका जो ज्योग्राफी है तो बहुत सुपर्ब है, महाभारत का जो रीच है। हाँ, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कौन से एरिया से वो आ रही है, अफगानिस्तान वाले रीजन से, हाँ जहाँ पे अल्कोहल और गेम ऑफ डाइस का चल रहा है ओके बैकग्राउंड। ओके, फिर क्योंकि उसकी शादी एक ब्लाइंड सन से हो रही है, तो उसका रिवेंज लेने के लिए उसका ब्रदर साथ में आता है कि मैं ये सिविलाइजेशन के साथ रिवेंज लूंगा, और वो जो है इंडोक्ट्रिनेट करता है कौरवों को। तो आज के रेडिकलाइजेशन से अच्छा खासा मैच होगा। आंखों पे जो पट्टी बंदी है, दैट इज नथिंग बट एक प्रकार से एक ऐसी मदर जो हेल्पलेस है, समझ में आ रहा है धर्म लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, और साथ में एक रेडिकल आया है, क्लैरिक समझ लो, जो इंडोक्ट्रिनेट कर रहा है बच्चों को। ओके और हमको क्लियर एग्जाम्पल दिया गया कि अधर्म का ऐसा है कि उसके नंबर्स ज्यादा रहेंगे, तो 100 बच्चे करने का वरदान। और धृतराष्ट्र ऐसा अच्छा। दिया है जो अंधा है पहले से, विच इज सेक्युलरिज्म।
Okay. वो धर्म और अधर्म के बीच अंतर करके जस्टिस नहीं दे रहा है, This is very विच इज interesting. क्लियरली सेक्युलरिज्म. Okay. ओके, तो इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए क्लैरिक आया है साथ में. Hmm. नंबर्स आपके पास हैं, Hmm. विच इज क्लियरली रेडिकलिज्म. Right. और मदर ऐसी हैं जो हेल्पलेस हैं, जानती भी हैं तब भी हेल्पलेस हैं. मतलब वो वर्ग हो गया जो अमन की आशा टाइप्स, Hmm. जो Hmm. के भाई नहीं अच्छे होते हैं लेकिन उनको गिनता कौन है. ये बोला जाता है ना कि अच्छे भी होते हैं, कुछ ही लोग टेररिस्ट होते हैं, पर अच्छे को सुन कौन रहा है. सो गांधारी डिस्पाइट नोइंग धर्म, शिव भक्ति नहीं थी वो, अपने बच्चों को सुधार नहीं पाई तो वो. रावण भी शिव भक्ति थे, ऐसे तो बोलने हाँ में क्या नहीं, है? बट इन द फैक्ट के वो सुधार नहीं पाई अपने बच्चों को, हम्म. डिस्पाइट नोइंग दैट दे आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ. और वो जो जन्म से अंधा है, विच इज क्लियरली अ सेक्युलरिज्म थिंग, कि वो धर्म और अधर्म के बीच फर्क नहीं कर पा रहा है. ओके, और जब इस प्रकार का मिलिटेंट लेवल रेडिकलिज्म बढ़ जाता है, तो हिंदू वुमन के साथ क्या करता है वो. हम्म. दैट इज एग्जैक्टली जो द्रौपदी ने सहा. राइट, तो आपको तो क्लियर दिया गया है पूरा हिस्ट्री कि क्या क्या आपके साथ हो सकता फिर है. कृष्ण जी जैसे तोड़ मरोड़ के जो करना पड़े वो करना चाहिए. करना पड़ेगा. पर फिर सो मेरा ये क्वेश्चन वापस आ जाता है कि भीष्म जी को आप इधर कहाँ देखते हो? बिकॉज सच मतलब राजधर्म की वो जैसे शांति पर्व में तो उन्होंने ऐसी चीजें कही है जो राजाओं को शायद कभी कभी लगता है मोदी जी ने पढ़ी है बहुत अच्छे से और उसको बट इट फॉलो इज कर रहे लाइक ही वाज नॉट द किंग, ही वाज जस्ट द किंग हैं. मेकर. एडमिनिस्ट्रेटर, यस. किंग मेकर काइंड ऑफ, क्योंकि टिकाऊ उन्हीं की वजह से था. होम मिनिस्टर बोल लो. हाँ. सो बट उन्होंने प्रण लिया, उन्होंने धर्म फॉलो किया अपना. वो चीजें अगेंस्ट में वर्क नहीं कर गई उनके धर्म फॉलो करने के बाद. वेल, अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे तो फिर इट्स लाइक सात्विक कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच इज प्योरली बेस्ड ऑन कर्म. हम्म. आपके पुराने जन्म के जो कर्म है उसको आपको चुकाना है. ओके. तो वो आपको लाइफ के लेसन्स इस लाइफ में मिलेंगे. क्योंकि मैं एक बार का सो आर्ग्यूमेंट राम जी के लिए दे सकता हूँ. विश्व पितामह इज समवन हु इज स्टक विथ हिज ओथ. हम्म. राइट, उसी से नाम भी पड़ा है उनका कि भीष्म प्रतिज्ञा उसने की. तो यू आर स्टक विथ समथिंग जब, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वो झेल रहे हो आप, दुखी हो, पता है रॉन्ग चल रहा है, स्टिल यू हैव टू टॉलरेट इट. तो इट्स लाइक पुराने खराब कर्म का आप भुगतान कर रहे हो. इट्स समथिंग लाइक दैट. और ये हर एक की लाइफ में होता है. भीष्म पितामह, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जितने भी पेन्स आते हैं आपके पुराने रिवर्सल्स करने के लिए, दे लीव यू विथ सम लेसन. ओके. सुधर जाओ तो ठीक, वरना नेक्स्ट लाइफ में वापस कुछ वैसा ही कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, वही वापस कॉपी पेस्ट हो सकता है. सो यू आर बीइंग गिवन लेसन्स फॉर योर पास्ट कर्मस. तो दूसरा भी मेरे को जो एक एग्जांपल आ रहा है श्री राम जी का. आई नो बहुत ग्रेट है, मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग, बट यही तो वापस चीज आ गई कि जब उन्होंने धर्म इतना अच्छे से फॉलो किया तो उन्होंने इतनी टफ लाइफ भी तो जी. इसमें से हम लोग को क्या देखना चाहिए? क्योंकि मैं देखो ये धार्मिक एपिसोड नहीं है बट जब धर्म की बात आ रही है, ये कृष्ण जी और श्री राम जी का एग्जाम्पल उनके लाइफ से और उनके आजू बाजू के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, आज भी रेलेवेंट है हम लोग के लिए, इसलिए हम उनको आदर्श मानते हैं. तो मुझे बताइए कि ये फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि सीता जी ने भी अपना सही पत्नी धर्म निभा के इतना कष्ट सहा, फिर उसके बाद में उनको वो लाइफ भी शायद जब वापस आई अयोध्या में तो कुछ साल बाद उनको वापस निकलना पड़ा. मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इवन आफ्टर फॉलोइंग धर्म, लोगों ने बहुत कष्ट सहा है. अब वापस आप बोलोगे कि पास्ट लाइफ, बट देन विष्णु जी है. थोड़ा सा कैन यू क्लैरिफाई कि आपने जैसे अभी बहुत अच्छा एनालॉजी दी हम लोग को बिटवीन रेडिकलाइजेशन एंड कौरव्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा कुछ बता सके तो आप. सो देखिए, श्री राम का जो जीवन रहा उसमें सबसे पहले तो सबसे बड़े बेटे थे, और वो युवराज, और वो अभिषेक होने से उसी दिन से उनका स्टार्ट हुआ जो जर्नी 14 ईयर्स का, जो उनको वनवास दिया गया. तो उन्होंने सिलेक्ट किया कि अब कोई भी व्यक्ति के रोल्स होते हैं. योर रोल एज ए एल्डर सन, योर रोल एज द फॉर द किंगडम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रोल एज अ हस्बैंड. अब इन्होंने सिलेक्ट किया कि मैं राजा वाले रोल को आइडियल ड्यूटी की हाईएस्ट प्रायोरिटी दे के जाएंगे. राइट, तो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में सहा.
ओके, सो वन सेक्शन ऑफ लाइफ गॉट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज आपने ड्यूटी को दूसरी ड्यूटी को, प्रजा के लिए ड्यूटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है. नाउ पीपल कैन आर्ग्यू वेदर इट वाज राइट, वेदर इट वाज रॉन्ग, बट द फैक्ट दैट कि अगर आप आइडियल किंग वाला रोल का समझ नहीं देते पूरी सोसाइटी को, तो पूरी सोसाइटी को रॉन्ग मैसेज जाता है. राइट. राइट, तो उस टाइम पे ऐसा ये लीगल सिस्टम, ये पनिशमेंट ऐसे नहीं था. उस टाइम पे तो जिसको आइडियल माना जा रहा है उसकी लाइफ पर्सनली भी आइडियल होनी चाहिए. ओके, तो उसका सबने झेला. लेकिन उनके बीच रिलेशनशिप कैसे थे प्रभु श्री राम और सीता के बीच? राइट, वो एक दूसरे को देख के समझ रहे हैं, एक दूसरे के हाव भाव. राइट, वो दुख वो झेल रहे हैं, फिर भी दे आर लिविंग दैट लाइफ. सो अंडरस्टैंड के जो इस प्रकार के पर्सनालिटीज होते हैं जो भगवान लेवल के, राइट, सो वो आइडियल छोड़ के जाते हैं बाकी के पूरे सारे सिविलाइजेशन के लिए कि दिस इज द आइडियल वे टू लिव. अगर आप गवर्नेंस में हो, जैसे अभी हमारे पास मोदी जी हैं, राइट. राइट, तो उनकी भी लाइफ काइंड ऑफ सिमिलर है, बोल सकते अरे हैं, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर. आप क्योंकि उन्होंने भी अपनी वाइफ को छोड़ा है. उन्होंने वनवास टाइप का उनका पूरा भारत का भ्रमण रहा, पैदल और बिना जेब में ज्यादा पैसे के, और एकदम डाउन टू अर्थ, और ग्राउंड पे सबकी रियलिटी उन्होंने जानी है. तभी तो ये आउटकम आ रहा है. ही नोज एग्जैक्टली कौन अपनी लाइफ में क्या झेल रहा है भारत में. उनके फेस पे दिखता है कि ही नोज कि सबका स्ट्रगल क्या है आज कॉमन पब्लिक का. इसलिए विपदा में भी काफी काम, और उनको मालूम है क्या करना है. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो डेप्थ जो लर्निंग उनका आया है, ग्राउंडिंग भारत से, तो वो ये वही उस वनवास के बिना तो आता कहाँ से वो नॉलेज. राइट, इसीलिए तो कोई लीडर नहीं है जो मैचिंग, इसीलिए तो बार बार पूछते रहते हैं कौन बनेगा कौन बनेगा. अभी भी आंसर नहीं कौन है. बनेगा क्वेश्चन इसीलिए आ रहा है Okay. बिकॉज पीपल आर वरीड कि ऐसा लीडर नहीं मिलेगा तो क्या होगा. That's a very valid question. पीपल आर वरीड, पीपल आर लिटरली वरीड. आपके हिसाब से क्या है ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको? आप भी वरीड होंगे, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए सात्विक, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि जो जिस व्यक्ति का फैमिली मेंबर्स होते हैं साथ में, वो, देखिए मैं कॉम्प्रोमाइज शब्द तो नहीं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इतना तो होता है कि भाई वो उनको थोड़ी अच्छी लाइफ मिल जाए, इतना एक्सपेक्टेशन हर. मैं चाहे कुछ भी कष्ट सह लूं, इनको तो सही लाइफ मिल जाए. इतना मतलब अगर आप पॉलिटिक्स में इतने ऊपर आए हो तो यू एक्सपेक्ट के कुछ तो मतलब डिसेंट लाइफ मिले. तो मोदी जी एक ही ऐसे लीडर जो हमें देखने को मिले जिनके, नॉट इवन अमित शाह. ना, बिकॉज पीपल हैव फैमिली मेंबर्स. तो कहीं ना कहीं तो यू बिकम कंसिडरेट अबाउट फैमिली मेंबर्स बिकॉज दैट्स योर इमीडिएट सर्कल. वो भी ड्यूटी है, एक प्रकार की ड्यूटी उसको मानी जाती है, मेन ड्यूटी मानी जाती है. तो ऐसे पॉलिटिशियंस तो बहुत ही कम मिलेंगे. योगी जी हैं जिनका फैमिली के साथ उस हिसाब से कोई टाई अप नहीं है, राइट. तो ऑब्वियसली जो सिंगल हैं और इस प्रकार के जो जिनके फैमिली के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा सेक्रीफाइस कर पाएंगे. और हमने तो देखा ही है 3-4 घंटे की नींद होती है, एक भी छुट्टी नहीं है पूरे करियर में. उनके लिए छुट्टी ही वर्क है मेरे ख्याल से. और वो कैसे हो रहा है फिजिकली भी इम्पॉसिबल लगता है सुन के भी, कि फिजिकली भी ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यंग एज वाले से भी पॉसिबल नहीं है जो वो कर रहे हैं. नहीं, मतलब स्पेशल आदमी है, तो वो आदर्श जो छोड़ के जाएंगे, जैसे आपने श्री राम जी से भी जो कंपेयर किया. जी, तो अभी के टाइम पे अगर आप बोलोगे कि somebody मैचिंग तो नहीं, somebody even reaching some potential of that. आप योगी जी को देखते हैं उस लेवल, क्योंकि वो भी सन्यासी रहे हैं, और he certainly is one of the contender for the post in the future. But I see in the longer. Are you becoming soft towards योगी जी? I mean, I always was. क्योंकि आप बोलते हैं योगी जी को बहुत टाइम है अभी. हाँ, तो वो तो अभी मैं बोलता हूँ इट्स टाइम लगेगा. तो मोदी जी को छुटकारा नहीं अभी भी? नहीं, आई डोंट थिंक हम सो. छोड़ने नहीं वाले. एक और टर्म तो है, 5 साल का, और एक और टर्म है. ठीक है मोदी जी. We need him. अगर बाइडेन 85 में बन सकता है तो मोदी जी क्यों उससे पहले मनमोहन सिंह की एज किसने पूछी है? किसने पूछा था? मनमोहन सिंह वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर. मतलब वो तो अब लग रहा है ना, तो पहले से ही मालूम था. एक्सपेक्टेशन क्या थी? देखो, मैं बचपन से वैसे घर से आया हूँ, तो मुझे तो दिखता ही था पहले से. अभी देखोगे तो बीजेपी हैज गिवन दोस काइंड ऑफ. मोदी जी ने उस प्रकार का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो बहुत मुश्किल होने वाला है फ्यूचर के लीडर्स के लिए, क्योंकि तुरंत कंपैरिजन होगी. बहुत ज्यादा प्रेशर जो है, बहुत कंपैरिजन होगी. और
अफ़सोस भी हो सकता है कि नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है आउटपुट। ओके, हाँ, ठीक है, चलो उस साइड पे नहीं जाते, वापस जो फर्स्ट प्रीमाइस सेट किया था अभी तो हमने। मोदी एरा है, लेट्स एन्जॉय दैट। हाँ, एक्चुअली वो भी एक चीज़ है। जैसे हम लोग ये बात करते थे फुटबॉल में, हम लोग जो फुटबॉल फैन्स हैं, हाँ, कि मेसी और क्रिस्टियानो की बहुत हम लोग फाइट कराते थे, मेसी वर्सेस हाँ, रोनाल्डो। पर बाद में लोगों को थोड़ा रियलाइज़ होने लग गया कि अभी ये 35, 36, 30 इनफैक्ट 40 का हो गया है रोनाल्डो। तो जब वो आने लगा था 35 का, तो बोले यार इनका तो कुछ साल बचा है, हाँ, लेट्स एन्जॉय दिस मोमेंट, क्योंकि हाँ, ये ग्रेटनेस जो हमें मिली है, ये शायद नहीं मिले। तो आई थिंक ये रियलाइज़ेशन लोगों में आ जाए कि तुम ठीक है, यू आर वरीड अबाउट द फ्यूचर, बट लेट्स नॉट फॉरगेट हाँ, कि यू आर स्टिल अंडर हिज एरा एंड करेक्ट, मोदी जी अबव एवरीथिंग राइट नाउ। हाँ। मतलब कितने भी तुम योगी फैन हो, मोदी जी से ऊपर कोई नहीं है। नहीं, बट सी, इवन व्हेन सिंस यू आर मेंशनिंग योगी जी, आई एम क्लियरली टेलिंग यू कि जब उनका नाम अनाउंस हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब रामनाथ कोविंद जी थे हाँ, प्रेसिडेंट, हाँ, तो तब राम मंदिर हुआ। ओके, जब द्रौपदी जी हैं तो महाभारत चल ही रहा है अभी। ओके। तो योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे, मतलब पता नहीं था किसी को कि कौन कैंडिडेट है। हाँ, बहुत तो अनसर्टेनिटी थी। उसके कुछ ही दिन पहले, नाम अनाउंस होने से कुछ ही दिन पहले, प्रधानमंत्री जी ने आदि योगी स्टैच्यू अनवेल की थी सदगुरु जी के साथ। ओह! ओके, वो सिमिलर टाइम था, ओके। सो आई एम जस्ट टॉकिंग के नाम भी कैसे सेट होता है। तो जो मतलब सिग्नल्स दिए गए, हाँ, 3 चीफ मिनिस्टर्स भी जो आपके बने, जो नए अभी। भजन लाल जी और ऐसे सब, हाँ, हाँ। हाँ। सो वो नेम्स भी आपको लगता है कि थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा लाइट थ्रो कर दीजिए। सो ही डज़ हैव दिस डेट्स से लेके डेट्स भी आपको पता है कि कैसे सेट करते हैं। हाँ, वो तो आपने एक पूरा लिटरेरी एक एपिसोड किया है उस चीज़ पे। करेक्ट। सो समवन हु इज़ विज़नरी, हुँ, मैं ये मानता हूँ कि वो अपनी लीगेसी ऐसे तो नहीं छोड़ के जाएँगे कुछ ट्रबल्ड तरीके से। सो ही हैज़ अ प्लान, हमको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि एक्चुअली हू मेरे को कम्स। एक चीज़ का वरी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि उनको सही आदमी मिल जाए राइट टाइम पे, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि कहाँ का कहाँ चीज़ ला रहा है। मैं बहुत बड़ा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हूँ। हुँ, सर एलेक्स फर्गसन, हुँ, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम, यूनाइटेड के तो ग्रेटेस्ट। हुँ, 26 साल तक, 25 साल, 26 साल तक मैनेजर थे। वन साइड चीज़ है, मतलब विन, विन, विन। हुँ, जब वो गए, उन्होंने घटिया टीम छोड़ के गए पीछे। मतलब एजिंग टीम, बूढ़े हो गए थे लोग। बहुत हुँ, अच्छी टीम थी बट नाउ दे आर ओल्ड। नो प्लान फॉर फ्यूचर। एक के बाद एक जो भी नए मैनेजर जाए सब सैक हुए, हुँ, अच्छे नहीं चले, सक्सेसफुल सक्सेस नहीं मिली, कुछ मिली तो छोटा मोटा कप जीत गए, हुँ, वो लेवल पे नहीं आ पाए हुँ, कंसिस्टेंटली। हुँ। सो वैसा भी चीज़ हो सकता है। आई डोंट थिंक सो। आई होप Be- कि वो be- नहीं हो, because because he plans. He's होपफुल। a planner, he's a visionary. अगर वो 2047 विकसित भारत बोल रहे हैं हुँ, और उसके आउटकम्स वो अभी से एनविसाज कर रहे हैं, उसकी रिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लीडरशिप ने प्लान किया है। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और बीजेपी में है प्रॉमिसिंग लीडर, हमने अभी योगी जी की बात करी, देवेंद्र और फडणवीस जी कोई हैं, हिडन पर्सन भी हो सकता है। काफ़ी सारे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, फिर अमित शाह जी हैं, जयशंकर जी भी हो सकते हैं। सो वी हैव मैनी कैंडिडेट्स। ऐसा नहीं है कि अ, ऐसा कोई लीडर आएगा जिसको जियोपॉलिटिक्स पता ही नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। बिकॉज़ भारत का जो कद है, वो रीजन में काफ़ी बढ़ जाने वाला है। स्पेशली अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसका जब आउटकम आएगा, तो आपको पता है जब अमेरिका जैसा देश ये बोलता है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस। क्या टाइम आया है। ये इट्स अ बिग थिंग। बिग थिंग, यस। वो अमेरिका जो अंडर सेक्रेटरी को भेज के आपका कॉन्फ्लिक्ट रुकवाता था, अंडर सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस तक तो बात भी नहीं जाती थी, राइट? वो अमेरिका के व्हाइट हाउस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल रहे हैं हमको कुछ लेना देना नहीं, ये करेंगे जो करना है। और वो तो तो जब बेसिकली ही इज गिवन, दे आर सेइंग कि द रीजन इज गिवन। वही बांग्लादेश के ऊपर भी जब मोदी जी ट्रम्प के साथ बैठे थे, तब यही हुआ था ना कि वो ही नोज़ अबाउट दिस। वैसे भी जिस प्रकार के इकोनॉमिक क्राइसिस में वो जा रहे हैं, अब उनकी कैपेसिटी नहीं है हर जगह देखने की, फंडिंग नहीं है उतनी करने को। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द इनिशियल प्रीमाइस। बाहर से जो प्रॉब्लम्स हैं, तो हम्म, हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसने आपने पहले पॉडकास्ट में भी इसको क्लियर किया है, बट थोड़ा सा लाइट थ्रो करते हैं। आपने कहा है बालिका वधू, सती, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम्म, इसका ओरिजिन्स भी आउटसाइड है। बिल्कुल। तो थोड़ा प्लीज़ एलॉबरेट कीजिए। सो पहले थोड़ा हम रेडिकलाइजेशन समझते हैं, ठीक है। रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस।
रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस में अ, जैसे मैं बताता हूँ कि पृथ्वी थोड़ी टिल्टेड है, ओके, तो जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आती हैं वो डेजर्ट रीजन हो जाता है। ओके, तो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में क्या हुआ? पूरे विश्व में 2 ही चीज़ें हैं, एक है जम्मू और एक है जेरूसलम। जम्मू बेल्ट ने आपको 2 धर्म इंडस पे दिए और 2 धर्म गंगा पे दिए। जेरूसलम बेल्ट ने आपको 2 रिलीजन दिए। हुँ, साउथ तो पूरा विश्व सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, जम्मू है और जेरूसलम है और कुछ नहीं है, ठीक है? सऊदी अरेबिया में क्या हुआ कि डेजर्ट प्रैक्टिसेस को अब्राहमिक कमांडमेंट्स के साथ मिक्स किया गया। और ये क्यों किया गया? बिकॉज़ वहाँ पे ज्यूइश और क्रिश्चियन ट्रेड चल ही रहा था उस रीजन में, उस अच्छा, पूरे रीजन में। ओके, एंड द ज्यूज वर द रिचेस्ट ट्रेड्समैन इन दैट एरिया। हुँ, ओके, तो ट्रेडिंग का इन्फ्लुएंस तो था ही, लेकिन ये जो पॉलीथिस्टिक प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रही थी, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एंशिएंट इन सनातन सऊदी यू आर सेइंग? इन सऊदी पर अरेबिया, सऊदी का आपने कहा है कि ज्यू इनके डायरेक्ट दैट इज ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन, ओके। दैट्स अ क्योंकि आपकी एंटायर जो रीजन। प्रेडिक्शन है 2040 की, वो इसलिए क्योंकि ये लोग घर वापसी करेंगे तो ज्यूज़ में वो करेंगे। पहले वहां जाएंगे। अच्छा, बिकॉज़ ऑफ ट्रेड्समैन की डोमिनेशन, हाँ, ओके, वो पूरा इन्फ्लुएंस वही था ओके। वहां पे, जीविश एंड तो क्रिश्चियन। एक्चुअल जो नेटिव्स थे सऊदी के वो कौन थे? वो दे हैड अ प्री इस्लामिक सनातन हिस्ट्री। तो वो सनातन में नहीं आएँगे घर वापसी में? नहीं, ओके, नहीं। ठीक है प्लीज़ हाँ, आगे हाँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि डेजर्ट की कुछ कंडीशंस होती है, जैसे वहां पे वाटर नहीं है। अब वो उनका फॉल्ट नहीं है, हुँ, हुँ, मैं व्यूअर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका फॉल्ट नहीं है कि वो डेजर्ट रीजन था, राइट, और धर्म का फॉल्ट नहीं है कि हम अबंडेंस में पैदा हुए। ओके, हम अबंडेंस में पैदा हुए हैं, अबंडेंस में जो पैदा होता है उसका वर्ल्ड को देखने का तरीका बहुत अलग होता है, और जो लैकिंग में पैदा होता है उसका विक्टिमहुड वाला मेंटालिटी होता है, ओके, फेयर इनफ। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है। हुँ, ओके, तो अब डेजर्ट में क्योंकि पानी नहीं है, हुँ, प्लांट्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है, ओके, तो आपने एनिमल्स को ही मार के खाना है, हुँ, राइट? दूसरा, लड़की कौन देगा डेजर्ट में जहाँ पानी नहीं है? तो उन्होंने सिस्टर्स के साथ ही मैरिज करने हैं, मामा की लड़की, जो भी है। हाँ, फिर एक ही प्लेट में खाना खाना है सबने, पानी नहीं है। आई कीप ऑन मेंशनिंग, पानी नहीं है। ओके, एक ही प्लेट में खाना खाना है। अब आप सोच के देखें, इतना डेजर्ट का हीट होता है, तो उसमें आप वाइट ही कपड़े पहनोगे, हुँ, राइट? सैंडस्टॉर्म होता है। अब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो इसमें व्यक्ति करेगा क्या? वहां से जो कारवां गुजर रहा है उसको मॉब बना के आपको लूटने का है। हुँ, कैरावैन जिसको बोलते हैं, कारवां बोलो, जो भी बोलो। ओके, तो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट से जो गुड्स ट्रांजिट हो रहे हैं, उसको आपको बड़ा मॉब बना के लूटने का काम करना है। दिस इज द ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द उसमें। डेज़र्ट पीपल, हाँ, उनको कोई और, उनका फॉल्ट नहीं है उसमें कुछ। ओके, ओके, अब आप क्योंकि आपको लूटना है तो बड़ा मॉब चाहिए, हुँ, हुँ, तो आपने पॉलीगैमी करी। ओके, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा आप लूट पाओगे, राइट, राइट? और क्योंकि फिर आपने अपनी वुमन को मार्क करके रखना है कि जब ये युद्ध चल रहा है तो आप बाहर नहीं आओगे, तो उनको ब्लैक कपड़े पहना दिए। धूप में पता ही है ना कि ब्लैक एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट, हाँ जी, राइट? सो दे वोंट कम आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, ओके, और फिर आपने स्वॉर्ड्स इस्तेमाल होती थी, हुँ, इसे लंबी दाढ़ी कर ली गला बचाने के लिए, अच्छा, राइट? सो अल्टीमेटली मैं नहीं मानता कि इट्स लाइक, अब आपको फॉल्ट गिनना है गिनो, नहीं गिनना है ना गिनो, बट डेजर्ट प्रैक्टिसेस को अब्राहमिक कमांडमेंट्स के साथ मिक्स किया गया। जितना मेरा ग्रुप जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा पर मैं। यहाँ पे आपने जो भी चीज़ें कही अबाउट डेज़र्ट प्रैक्टिसेज़, इसका रिलिजन ऑफ मुस्लिम और इस्लाम से क्या लेना-देना? मैं वही समझा रहा हूँ आपको, मेरा जितना बड़ा ग्रुप होगा हाँ, उतना ज्यादा मैं लूट पाऊंगा। राइट, दैट्स अ प्रोसेस। इसी से कॉन्सेप्ट आता है अदरिंग का, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स, कि सामने वाला गलत ही है। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, हाँ, कि मैं क्यों मार रहा हूँ सामने वाले को? हाँ, रैशनलाइज करना है ना। ओके, तो जो कोई भी ये सरमन देता होगा, या जो कोई भी सिखा रहा है ये कि भाई ऐसे ही लाइफ सस्टेन होगी, सामने वाले को बिना लूटे आप सस्टेन नहीं कर सकते।
तो यही बोला होगा कि भाई अदरिंग का कॉन्सेप्ट सामने वाला गलत ही है, काफिर। उसमें हाँ उसमें गलती ढूंढना नहीं है, वो गलती है। ओके, तो उसी में से जिजिया टैक्स, कि भाई वहां से गुजर रहा है तो हमको टैक्स दे के जाओ, अगर तुम गुड्स शेयर नहीं कर रहे हमारे साथ ओके, तो टैक्स दे दो, टोल टैक्स टाइप। तो हम हमला नहीं करेंगे। हम्म, ओके, उसी में से जिजिया का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये समझना है कि इसीलिए इस्लामिक जो कैलेंडर है उनका हिजरा से स्टार्ट होता है, गोइंग फ्रॉम अ इस्लामिक कंट्री टू अ नॉन इस्लामिक कंट्री। ओके तो कभी भी वो अपने वुमन और बच्चों को लेके नहीं जाते। ओके, या क्योंकि अगर कोई अभी ये जो यूरोप में भी जो दूसरे कंट्रीज में गए सब वॉर यंग, एनेबल्ड काइंड ऑफ यंग पीपल ही गए, मेल्स। इंडॉक्ट्रिनेटेड, हाँ, मेल्स वो भी। इंडॉक्ट्रिनेटेड फैमिली को पीछे छोड़ के वो नॉन इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, इंडॉक्ट्रिनेटेड होते हैं, और यही फॉर्मूला कोडिफाई कर दिया गया कि ऐसे ही जीवन जीना है। ओके, ओके, अब क्योंकि आप नॉन इस्लामिक कंट्री में जा रहे हो और आपको एक प्रकार से जीवन जीना है, और अदरिंग आपको ऑलरेडी पता है, सामने वाले को नहीं पता है, बिलीवर्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स, लेकिन आपको तो पता है, आप तो सीख के आए हो बचपन से, बचपन से, राइट। राइट? तो फिर आपने, क्योंकि नंबर्स कम है, तो अल तक क्या करना है, झूठ बोलना है कि ना ना हम तो अच्छे हैं, ये है वो है। तो पहले उनको वेलकम करेंगे, उधर कुछ छोटी हाँ छोटी रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, हाँ पर धीरे 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 धीरे। हाँ। सो अल्टीमेटली द ऑब्जेक्टिव इज के ये साउथ में काफ़ी हुआ भारत में, जहाँ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इंपोर्ट किए रेडिकल्स, यंग मिलिटेंट अरब रेडिकल्स को इंपोर्ट किए निज़ाम ऑफ हैदराबाद, और इसीलिए साउथ में ये बहुत प्रैक्टिस चलती है कि सिस्टर के साथ मैरिज, इवन अमंग द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है। बिकॉज ये आपको देखना है ना कि कैसे वेल्थ फैमिली में ही रहे। दैट्स वन ऑफ द डेजर्ट प्रैक्टिस, ठीक है। कि वेल्थ अंदर अंदर ही रहना चाहिए, तो अंदर अंदर ही शादी करा देनी है। ओके, सो अब इसमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि तो जैसे मैंने बताया कि आपने, रिलीजन का जन्म ही अभाव में हुआ है। हाँ, तो आपने अभी बता दिया कि इन लोग क्यों ऐसे थे, पर अब ये एब्राहमिक्स के साथ कैसे मिक्स हुए? नहीं, वो कोडिफिकेशन वो अब्राहमिक से सीखे ना, अच्छा, दीज आर यही कमांडमेंट्स हैं, ओके, जो पहले से उधर जूस और उनसे इवॉल्व हुए क्रिश्चियंस उधर चल रहा उनके था। कमांडमेंट्स तो चल ही रहे थे, हाँ, पर उनके थे ही। क्रिश्चियंस लोग भी तो एक टाइम पे, वो टाइम पे वायलेंट तो थे ही। हाँ, तो उनके वो कैसे वायलेंट थे? वो भी डेजर्ट हो गया? नहीं, नहीं, सी क्रिश्चियनिटी एज वेल, रीजन तो वही है, जेरूसलम इज आल्सो जेरूसलम, डेजर्ट ओनली। जेरूसलम हाँ, वाला, हाँ, हाँ, सेम रीजन है, सेम बेल्ट है। पर वो लोग, क्योंकि जूस तो ऐसे थे, जूस भी मारा पीटी करते थे, वेल लूटते थे, जहाँ जहाँ अदरिंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जूस में भी है वो तो। हाँ, तो वो आएगा ही, वायलेंस तो पर आएगा वो ही। फिर क्यों अलग है इस्लाम से, और वो लोग? नहीं, बिकॉज दिस इज अ हार्ड कोर डेजर्ट रीजन, ओके, इनका ऐसा नहीं फिर था भी ना, कोस्ट था इनके पास ऐसे। इनके पास कोस्ट का एक्सेस था, इनके पास इस तरफ ऊपर टर्की भी था, देयर वाज अ लॉट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग एंड थिंग्स। इनका इनका तो प्योर डेजर्ट, इट्स अ प्योर डेजर्ट सो रीजन। दैट लेड टू दिस प्रॉब्लम। तो अब लेट्स कम बैक टू इंडिया, कैसे गेट्स इनटू दिस ऑल मिक्स ऑफ दिस थिंग? हाँ, सो जो प्री इस्लामिक सनातनी प्रैक्टिसेस थी वो गल्फ की सारी गई, जब ये पूरा रेडिकलाइजेशन जैसे चला। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं आप? कुछ वहाँ बोले जाते हैं कि चंद्रवंशी भारतीय हैं, अच्छा, इन द, चांद को भी देखने का जो एक तरीका है वो उनसे लिया है। देखिए आप जो एक इतना तो क्लियर पता चलता है कि पूरे दिन अगर हीट है हाँ, डेजर्ट में, तो आप कूल शेड, जब मून आएगा तो थोड़ा कूल होगा अब क्लाइमेट, उनको पूछोगे तो ऐसे। उसका सेलिब्रेशन तो बनता है उस रीजन में। मेक सेंस, मेक्स ओके, कंप्लीट सेंस। इसलिए चंद्रवंशीज भी बोल सकते हैं कि नाम पड़ा। इवन इवन अदरवाइज जो बोला जा रहा है कि आप हमारा सोमनाथ और उनका काबा सेम लाइन में आता है, वी डोंट नो, मतलब इस पर रिसर्च होगा तो कुछ पता लगेगा। और हमारा केदारनाथ और इजराइल का टेम्पल माउंट, हम तो दोनों गए थे, उसी सेम लाइन में है मैप में। सो अल्टीमेटली तो जब महाभारत की उस वक्त की बात कर रहे थे, तब तो धर्म ही था, धर्म और अधर्म दो ही चीज थी, राइट, विधर्म नहीं था तब। दीज आर विधर्मीज, दीज आर अब्राहमिक रिलीजन्स जो बाद में आए। ओके, सो जब ये कोडिफाई होता है ये पूरा, और रेडिकलाइजेशन होता है, तो ये प्रोसेस कैसे चलता है, जैसे वो नॉन इस्लामिक कंट्री में गए, ओके, आपको पनाह मिली है, रेफ्यूजी स्टेटस या जो भी है। आज भी हम यूरोप में हम देखते हैं कि जो रेडिकल्स जाते हैं
वो बोट में मर जाएंगे लेकिन इस्लामिक कंट्री नहीं जाएंगे, हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज दैट्स अ हाँ, कैलेंडर ही हिजरी से स्टार्ट होता है कि नॉन इस्लामिक में ही जाना है। और ये हमें पता नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि ये क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतने समृद्ध नहीं, वो देश नहीं है, बाजू में जाएंगे। सऊदी है, हाँ, आपके पास यूएई है, वो नहीं ओमान, बहरीन, नहीं नाम ही कम है इनके पास, और इतना पैसा है उधर, पर उधर नहीं जाएंगे। नहीं, उधर नहीं जाएंगे, रास्ते में मर जाएंगे लेकिन उधर नहीं जाएंगे। सो बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव है कि सबको बिलीवर्स बनाना है, ओके। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो क्या होता है कि जैसे एक प्रॉपर्टी उन्होंने ली हम्म। और लाइन में और 9 प्रॉपर्टीज हैं, ओके। ठीक है। अब एक प्रकार का जीवन गुजारने का तरीका है, गाय काटना है या हम्म। राइट्स करना अच्छा, है। ये गाय काटना पहले से शुरू हो चुका था कि ये धर्म, हिंदू धर्म को जो अपोज करने के चक्कर में हुआ? ये डेजर्ट प्रैक्टिसेस है, क्या है? नहीं, दिस इज प्योरली टू अपोज सनातनी दिस थिंग। अच्छा, हाँ, तो आप तो गाय काटने वाला बोल रहे हो, वो आते ही शुरू कर दिया था इन्होंने, आप ऐसे? इवन इन द वेस्ट एशिया रीजन उधर गाय क्यों काट रहे हो वो लोग? काट नहीं रहे, क्योंकि प्रैक्टिस पहले से रिस्पेक्ट करने की थी, उसको रिवर्स करना है। अच्छा, क्योंकि उधर भी तो धर्म हाँ, वाले ही लोग हैं। हाँ। ओके, ओके। गुप्ता रजीम जो है हमारा, हम्म, गुप्ता रजीम जो कैपिटल पनिशमेंट अनाउंस किया था कि काउ स्लॉटर पे, हम्म। दैट वाज गुप्ता रजीम ऑफ भारत, हम्म। जो इजिप्ट तक गया। ओके, तो पूरा कवर ही हो गया। हाँ, हाँ। सो गौपालन से गुप्त्रे, गुप्त्रे से गुप्ता, गुप्ता से एजिप्तियोस, ग्रीक वर्ड, ओके। उस पर से वर्ड बना इजिप्ट। इसलिए इजिप्ट के जो सबसे पहले जो उनके किंग हैं, जिसका नाम है नार्मर, NARMER, और उनके भगवान राम से और वैसा ही तो नाम है, उसी सीते। आपको मैचिंग दिखेगा। हाँ। सो नार्मर का जो एम्ब्लेम है इजिप्ट का, उसमें वो जो फोटो है उसमें आपको दिखेगा कि गुरु खड़े हैं कमंडल लेके हाथ में, ओके। और राजा के दोनों साइड एक एक बुल है, काऊ है, जो भी है। और आज भी इजिप्ट में माना जाता है कि गाय को माता मानना है। अभी भी है? अभी भी है ये ट्रेडिशन, अभी भी है ये थॉट प्रोसेस, ये अभी मैं मालूम नहीं था अभी बिल्कुल। भी है। ओके। सो गुप्ता से इजिप्ट तक का पूरा डेरिवेशन है। वो आपने एक बार बोला था कि यहाँ खोदेगा वहाँ खोदेगा, जहाँ खोदोगे वहाँ धर्म मिलेगा, ऐसा कुछ आपने बोला वही था? सनातन तो वो निकलेगा। काइंड ऑफ वही है ये? हाँ, 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 वही से निकलेगा, बिकॉज सी तो अंडरस्टैंड। इजिप्ट में भी नाम गुप्ता से आया है? हाँ, और वही जो कॉप्टिक ट्राइब बोला गया, जो गुप्ता रजीम से इन्फ्लुएंस की हुई ट्राइब थी, वो फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होके गॉटिक, और गॉट से वर्ड आता है इंग्लिश में गॉड, GOD। तो कृष्णा का ही गोपालन है जो गुप्ता से, इजिप्टियोस से, कॉप्टिक होके और क्रिश्चियन, गॉट। कृष्णा क्रिश्चियन, ऐसा भी कुछ हो ये सकता नहीं है? पता मुझे, बट ये तो बहुत मुझे, सिमिलर ये वर्ड तो है। डेरिवेशन क्लियर दिख रहा है कि गुप्ता रजीम से ही कॉप्टिक ट्राइब होके जर्मनी में गॉट, और फिर इंग्लैंड में गॉड। वाह। वर्ड्स का डेरिवेशन बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन। पर पर ये ये कहाँ रिसर्च, मिलती है हमें समझने के लिए? ये समझना पड़ता है कि क्या चल रहा है। अच्छा, तो दिस इज योर डेरिवेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। लैंग्वेज आप देखिए, लैंग्वेज का रूट बनाओगे तो आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इट्स बेसिकली लाइक वो बच्चे नहीं खेलते कौन सी गेम है कि एक ने दूसरे कान में ये शब्द बोला, चाइनीज विस्पर। लास्ट में आते आते कुछ अलग ही वर्ड बन जाता है। दैट इज हाउ ऑल लैंग्वेजेस बिकेम वन वर्जन ऑफ संस्कृत। आपने एक बार अपने रिसेंटली में जब वो एक अर्थक्वेक हुआ था, तो बैरोमीटर का आपने हाँ, बताया था कि हाँ, भार मात्रा, भार मात्र, हाँ। भार मात्रा। तो और वो क्या बोलता है? पेरीमीटर का भी वो तो परिमात्रा। ग्रीक को दे रहा है, गूगल तो हाँ, ग्रीक को दे रहा है, बैरोस और सारे सारे हाँ। सारे सारे संस्कृत वर्ड्स हैं। ठीक है। सो सॉरी, आई डाइग्रेस्ड यू अगेन, बट लेट्स कम बैक टू इंडिया, कि इंडिया में कैसे आने लगा प्रॉब्लम? हाँ, हाँ। सो जब से अब्राहमिक इन्फ्लक्स होता है, कन्वर्जन होता है, आपका रीनेमिंग की जाती है ताकि आप वापस कभी ना जा पाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ये घर वापसी कर रहा है या सनातन में वापस आ रहा है, तो मैंने अभी राहुल देवान सर को भी सुना, वो भी बोल रहे थे कि खाली घर वापसी डजंट मैटर, आपको आधार कार्ड पे नाम चेंज कराना पड़ेगा। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, एक्चुअली। सो इट्स नॉट अ फ्री, इट्स नॉट एन एक्टिविटी जो मुफ्त में हो जाएगी। यू विल हैव टू स्पेंड सम मनी। नाम भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज रीनेमिंग ही एक प्रकार की एंशंट वॉर स्ट्रैटेजी थी कि पहली जनरेशन जो है वो अपना आइडेंटिटी खो दे, दूसरी जनरेशन प्राइड भी खो देगी, और तीसरी जनरेशन तो एंटी हिंदू हो जाएगी, विच इज वॉट वी आर सीइंग एज अ इम्पैक्ट ऑफ रेडिकलाइजेशन।
राइट? सेकंड जनरेशन ने तो पाकिस्तान बना दिया जिन्ना ने। हाँ, सो दैट्स व्हाट नाउ दे हेट अस। थर्ड जनरेशन आते आते इतना पॉइजन हो जाता है कि अब पूरा अधरिंग हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। सो यस, द इविल्स दैट क्रेप्ट इनटू, हाँ, हाँ। सो जैसे ही वो नॉन इस्लामिक लैंड में जाते हैं, तो जर्मनी में जैसे इलीगल्स आए, हम्म, अब लाइन में 10 शॉप्स हैं, तो पहले शॉप को वो एक्सपेंसिव परचेस करेंगे, ओके। क्योंकि कोई देता नहीं है ना, अननोन पर्सन को कौन एंट्री देता है जिसका हिस्ट्री नहीं पता है आपको। कल्चर भी अलग है, हाँ, हाँ। सो पहला एक्सपेंसिव शॉप परचेस करेंगे वो, बिग डील। फिर दूसरा शॉप लेंगे, फिर कुछ टाइम बाद गाय काटेंगे या वो बदमाशी शुरू हो जाएगी कि मेरा पार्किंग इधर तक है, ये है वो है। हम्म। फिर 6 महीने बाद रैंडम कुछ स्टैबिंग हो जाएगी उस एरिया में। अच्छा। हाँ, फिर बाकी के 8 शॉप उनको मुफ्त में मिलेंगे क्योंकि आप भाग ही जाओगे छोड़ के। हम्म, दिस इज हाउ दे मेड 57 इस्लामिक कंट्रीज। स्पेशली गल्फ का तो यही हिस्ट्री है। गल्फ में जितने भी ज्यूज और क्रिश्चियंस थे, सबको ऐसे ही मारा गया। तो इनमें कुछ अपना सेल्फ डिफेंसिव कुछ मेजर्स नहीं लिया था इन्होंने? नहीं, उनके बच्चे ही नहीं थे ना। सो व्हेन यू डोंट अच्छा, हैव मेल सन्स, तो फिर आप क्या करोगे? इनके क्यों बच्चे नहीं थे? वेल, मतलब ये लोग इतने समृद्ध तो नहीं होंगे कि? नहीं, ये समृद्ध थे। क्रिश्चियंस एंड ज्यूज वर वेरी रिच पीपल इन वेस्ट एशिया, क्योंकि ट्रेड का तो अच्छा खासा वो हैंडल करते ट्रेड थे। रूट था। हाँ, बट वैनिटी में, स्पेंडिंग में, और वुमेन का जब बर्थ रेट चला जाता है जो अभी काइंड फैमिलीज ऑफ का। हम मेजर कंट्रीज में देख रहे हैं, जो जापान हो गया, चाइना हो गया, यूएस, नहीं, कोरिया। जर्मनी में जो ये रेडिकल्स गए हैं वो यही कर रहे हैं ना। हम्म, वो लोगों की प्रॉपर्टीज में घुस चुके हैं, बच्चे इनके पास है नहीं, नाउ दे आर थ्रेटनिंग देम, राइट? तो क्या ऑप्शन रहता है? जैसे एंशियंट इंडिया ने क्या किया जब रेडिकल्स हमले शुरू हुए? हाँ। एंशियंट इंडिया ने तुरंत बालिका वधू कर दिया कि बच्ची छोटी अच्छा, है। हाँ, बच्ची तो छोटी है दैट्स वेयर यू कम फिर बालिका वधू इज द प्रॉब्लम ऑफ आउटसाइड। हाँ, ओके। सो जैसे ही छोटी बच्ची हैं, बाहर ग्रूमिंग गैंग्स जिहादी घूम रहे हैं, हम्म, तो मैंने उसको जल्दी शादी करा के दो दो फैमिली का सिक्योरिटी उसको मिल जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा मेल चाइल्ड को बर्थ देंगी तो फाइट कर पाएंगे, जीवित रह पाएंगे। तो आज मैं आप सब जीवित हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बालिका वधू है। अच्छा। हाँ, मतलब बिल्कुल, इतना इम्पोर्टेंट है बालिका वधू का रोल? करना पड़ा। हाँ, अच्छा नहीं है, मतलब करना पड़ा। हम सब उसके से जिंदा बिल्कुल बिल्कुल, हम उन्हीं की वजह से जीवित हैं। हाँ, बोल सकते हो दादी, बट दादी के टाइम पे शायद इन्वेजन इतना नहीं था, पर नहीं, पर शादी तो हाँ, बचपन में हुई पर उनकी। 6-7 तो थे ना, 6-7 हाँ, बच्चे। वो उसका ऐसे ही नहीं बनाया। उनके तो 8-10 भाई बहन है। तो हाँ, रीजन यही था ना कि बचना कैसे है, हाउ टू सेव आवर बट सेल्व्स। दिस, आप जो ये टाइमलाइन बोल रहे हो, तब तो ब्रिटिश आ चुकी थी, तब तो वो। नहीं, बट ट्रेडिशन तो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेडिशन को, बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे होते हैं कि भाई वो फॉर्मूला बन जाते हैं ओवर टाइम। बट फिर यू से फिर कि लोगों को यही नहीं पता है कि ये किस लिए आए थे ये ट्रेडिशन। बट यू से कि हिंदू पर ऑटो रिफॉर्म में होता है हमेशा, तो ये बिकॉज ऑटो रिफॉर्म ही तो है, जो अचानक से आपने मेल चाइल्ड को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, जो हाँ, नहीं था। पर फिर अचानक से, इसको क्यों फिर अचानक गवर्नमेंट से लॉज लाके क्यों वापस ठीक करना पड़ा? धार्मिक एब्सेंस, टोटल धार्मिक एब्सेंस। बट आज के टाइम पे तो और कम है धार्मिक लोग पहले से मैं तो। वही बता रहा हूँ, इट्स दैट कंप्लीटली धार्मिक एब्सेंस। बट हमारी दादी और दादा तो इतने धार्मिक थे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ नहीं, थोड़ा सा। धार्मिक मीन्स डजंट मीन रिचुअल्स। ओके। रिचुअल्स इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। नहीं, उनको जो गाइडेंस और शास्त्र का जो नॉलेज था हाँ, वाज वे बेटर देन अस। हाँ। सो दे स्टिल सॉ इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ रेट्स। हमारी जनरेशन को नहीं ओके, पता है। मतलब बर्थ रेट्स होनी ही चाहिए आप बोल रहे हैं, वेल, रिगार्डलेस। एज लॉन्ग एज आपकी ज्योग्राफी में ऐसी वुमन है जो 14-14, 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं और आपको तो घेरना चाह रहे हैं, ओके, मतलब वो वॉर जोन में है, आपको नहीं पता कि आप वॉर जोन में हो। अच्छा, मतलब उनका मेंटेलिटी बचपन से ये रहा है कि हम तो वॉर में हैं इनके साथ, सामने वाले इट के इज साथ। कोडिफाइड, इट इज प्योरली कोडिफाइड। दि- उनका कंट्रोल भी नहीं है ना, इट्स कोडिफाइड। तो हमें क्यों टॉलरेंस रखने को कहा जाता है? नहीं, वो तो ये ब्रिटिश गवर्नेंस बोल रहा है ना। ब्रिटिश गवर्नेंस जो इम्पोज किया गया, वो बोल रहा है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। ये तो ब्रिटिश गवर्नेंस बोल रहा है। ओके। और कौन सी ऐसी इविल्स आपने देखी है जो बाहर से इन्फ्लुएंस हुई है? सारी की सारी। अगर आप बालिका वधू नहीं किए, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को सती या जोहर करना पड़ेगा।
ओके, कॉन्सिक्वेंसेज है ना। ओके, ना अगर आपने डिफेंसिव स्टेप्स जो लेने हैं वो नहीं लिए तो वो आगे बढ़ता जाएगा। पहले बालिका वधू, फिर सती, फिर जौहर, और फिर लास्ट में मैरिज ही हो जाएगा, जो हुआ साउथ में। साउथ में ये जो जितने भी जो आए थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने मंगवाए थे रेडिकल्स, वो फाइट कुछ टाइम तक चली। हम्म, ओके, फिर जब धार्मिक एब्सेंस हो गया, जब वुमन जौहर करने को तैयार नहीं है, तो ओ, इन्वेडर्स से शादी कर ली। सो ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं इस हाँ, चीज में। आपने बोला बालिका वधू हैपेंड बिकॉज हम लोग को वुमेन को बचपन से सिक्योरिटी देनी थी दो फैमिलीज की, वो जो अभी ग्रूमिंग गैंग जेल रहे ना यूरोप में, और उधर धर्म नहीं है इसलिए वो आज भी वो नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से आप बोल उनको सकते अभी तक वो आइडिया आया नहीं हैं, है, जबकि बट इतने टाइम से सह रहे हैं। एटलीस्ट लीगली उन्होंने मैरिज एज कम करना शुरू कर दिया। ओके, वो हम लोगों ने बालिका वधू का बात समझ लिया। दूसरा अपन ने समझा कि बिकॉज बालिका वधू होने के बाद में कुछ रीजन्स में फिर भी नहीं हुआ होगा बालिका वधू, जो कि वियर्ड है क्योंकि बालिका वधू ज्यादातर हम राजस्थान में देखते हैं, जौहर भी ज्यादा राजस्थान में ही देखते हैं। तो अब शायद मे बी रॉयल्टीज में नहीं हुआ, जो भी है, वट एवर, लेट्स नॉट But गो इनटू but डिटेल्स। understand, Satvik, every woman does not have this bravery of applying the dharmic way of leaving the body with doing a johar, right? आज की वुमन तो जैसे बंगाल में मैं सुनता हूँ, हाँ, वो बोलते हैं कि अगर कलमा पढ़ ही लिया होता तो बच जाते। हाँ, अभी हुआ पहलगांव में। तो मैं यही बोल रहा ना, जब धार्मिक उस लेवल का धार्मिक सेंस नहीं है, आपने ना बालिका वधू किया ना जोहर किया, तो फिर मैरिज हो जाएगा ना आपका, यू कन्वर्ट इनटू इस्लाम। ओके, सो बेसिकली सेइंग बालिका वधू होता है बिकॉज इन्वेजन आती है, आप सिक्योरिटी देते हो वुमेन चाइल्ड को, सो दैट दे गो ऑन एंड दे लिव देयर लाइव्स। बाद लिव में क्या मतलब, वो अच्छी लाइफ नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, करना सर्वाइवल है, ठीक वो है। उसी से सर्वाइवल तेरा और मेरा हुआ। हाँ, तो सर्वाइवल हो गया। अब बाद में आप बोल रहे हो जौहर सती इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने उतने बच्चे पैदा नहीं कर पाए, आपके बच्चे मर गए वॉर में, व्हाटएवर। हाँ, फिर आप बोल रहे हो कि और उसके बाद में हम बिकॉज धर्म बिकॉज कम होते गया, ऑब्वियसली जनरेशन बाय जनरेशन आप बच ही नहीं रहे हो, फिर कन्वर्जन। तो फिर वुमेन इमीडिएटली जम्प्स द शिप, आप ऐसे कह रहे हैं। क्या करेंगे, हाउ डू यू सर्वाइव? ओके, ये हुआ ही ना, ये नहीं हुआ है, वरना ये सारे हमारे जैसे कैसे दिख रहे हैं, जितने भी कन्वर्टेड हैं सारे भारतीय ही दिख रहे हैं ना शीशे में। तो मतलब वुमन कन्वर्ट हुई थी, मैन वुमन दोनों कन्वर्ट हुए होंगे। तो अब क्या लग रहा है आगे क्या करना चाहिए इसके लिए? मैं तो वही मानता हूँ, एंशिएंट भारत के साइंस को बर्थ रेट बढ़ाना पड़ेगा। और इन लोग का क्या, रेडिकलाइज लोगों को क्या करना देखिए, चाहिए? रेडिकलाइजेशन का तो रिवर्सल चल रहा है, जो एक पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट जितना कर सकती है। क्या क्या चल रहा है जैसे? जैसे जो इलीगल प्रॉपर्टीज का डिमोलिशन चल रहा है जहाँ पे, ओके, ओके, अभी जैसे यूसीसी आएगा तो पॉलीगैमी बैन होगा, राइट? ओके, पॉलीगैमी किस लिए था कि भाई, पॉलीगैमी तो डिफेंस की स्ट्रेटजी है कि इतना डेथ हो रहा है तो फास्ट ह्यूमन रिप्लेसमेंट करने का है, तो ज्यादा बर्थ देना है। ओके। तो वो लोग कंटिन्यूअस वॉर मोड में है, हम लोग नहीं है, बट हमको पता पहले ही नहीं। पॉलीगैमी हिंदूज में नहीं था, महाभारत के टाइम पे वॉरियर टाइम्स, वॉरियर के लिए तो कंपलसरी है, फॉर किंग्स के लिए था। वॉरियर के लिए, ओके, वॉरियर सारी कम्युनिटी के लिए क्योंकि वो मर सकते हैं। हाँ, मरने वाले हैं वो वॉर के लिए जाते सो थे। नॉट फॉर वैश्यस और नॉट उन लोग के मोस्टली लिए। नॉट ओके, मोस्टली नॉट, इट इज मेनली फॉर द वॉरियर कम्युनिटीज। ओके, तो पर बेसिकली अब ऐसा नहीं है ना, अब तो आर्मी वाला फॉर्मेट है गवर्नेंस का। राइट, तो मतलब मोनोगैमी वाज एक्चुअली द वे टू गो, आप बोल रहे हैं। मोनोगैमी इज अ धार्मिक वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अ Okay. वुमन विद इक्वालिटी। ओके, फिर आप कह रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट्स करना है बढ़ेगा, और उसके बाद में डी रेडिकलाइजेशन हो रहा है इलीगल्स का, इलीगल की प्रॉपर्टीज तोड़ पहले के तो उनको इल- पकड़ के। पहले तो पर इलीगल, हमारे तो जो लीगल सिटीजन्स भी होंगे इधर, उनके यूसीसी आ रहा है ना पॉलीगैमी बैन और करने आप यूसीसी से हो जाएगा डी यूसीसी से रेडिकलाइज बर्थ रेट तो कम हो ही जाएगा। और डी रेडिकलाइजेशन, क्योंकि अभी भी तो इनके पास इतने दैट सारे इज अ लोग। पार्ट ऑफ डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस, वन ऑफ द स्टेप्स। बट अल्टीमेटली यही है ना कि हम चाहते हैं कि वो सेलिब्रेटरी फॉर्मेट में वापस आए। जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया का मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि यूएई विल बी द फर्स्ट हिंदू कंट्री, सऊदी अरेबिया विल बी ज्यूइश मेजॉरिटी। तो जैसे जैसे रिवर्सल्स आएंगे तो आई थिंक इट शुड हैव अ ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट एज वेल। लेकिन समाज बिकॉज को, तुम्हारे ओरिजिनल अरब ठीक हो रहे हैं तो तुम क्यों ऐसे? ओरिजिनल मतलब वो कन्वर्टेड ही तो थे, सब तो पहले सनातनी था, हाँ, सब मतलब ओरिजिनल सब मुस्लिम बोल कन्वर्टेड ही सकते हो। है ना।
हाँ, कौन ओरिजिनल मुस्लिम बोल लो जो भी है। हाँ तो ओरिजिनल मुस्लिम्स या ओरिजिनल कन्वर्ट्स ही सीधे हो रहे हैं, तो तुम इधर के लोग सीधे हो जाओ। ये एक तरीका है। सी आई थिंक ये मैसेज उनको वहीं से मिलना चाहिए, एंड व्हाट इफ दे क्योंकि सऊदी अरेबिया का जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है, तो हमारी क्यों क्यों कोई सुनेगा? ओके तो व्हाई डू यू थिंक कि इधर के मुस्लिम फिर सीधे हो जाएंगे, वो सीधे हो गए तो? नहीं, सीधे उल्टे होने की बात नहीं है सात्विक। द मैटर इज कि हमें सेलिब्रेटरी फॉर्मेट में अब हमारे कल्चरल रूट्स में उनको वापस लाना है, रिस्पेक्टफुली, इन अ सेलिब्रेटरी वे, बिकॉज वही सत्य है जो शीशे में साफ दिख रहा है। एंड व्हाट आर द चांसेस कि ये लोग स्नेक्स नहीं रहेंगे, मतलब ये सांप की तरह आपको ढसना दे अंदर रह के? वेल कुछ कॉर्नर्स में, कुछ पॉकेट्स में तो वायलेंस होगा, ओके। वो तो वैसे भी हो रहा है। बंगाल में हमने देखा, कश्मीर में देखा, केरला में देख रहे हैं, ओके। because this is like a war format of living which is imposed on them. उनकी गलती है या नहीं, कितनी है, we don't know, but the fact is कि कोडिफाई करके फॉर्मूला बना दिया गया कि ऐसे ही जीना है, ओके। which is a permanent war kind of scenario. एंड यू हैव गिवन वन मोर बिग इन योर प्रीवियस टॉक्स कि डॉलर का निकलना इज आल्सो अ सॉल्यूशन टू दिस। बिल्कुल। ये कैसे हो रहा है, ये प्लीज बताइए। सो अंडरस्टैंड के ये पूरा जो रेडिकलाइजेशन एक चीज़ जो फंडामेंटल्स में ही है, जो मैंने समझाया कि पूरा हाँ। कोडिफाइड है, हाँ। लेकिन कोई तो फंड कर रहा है, बिना फंड के तो नहीं हो सकता पर ये इतना चीज़। तेल निकल रहा है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि पूरा जो फंडिंग हुआ वो पेट्रो डॉलर के चलते हुआ, कि जो Okay. हाँ 71 से जो फियाट डॉलर आया, पर 47 में तो हमारा पार्टीशन हुआ है ना? रेडिकलाइजेशन तो है ही, इट इज देयर इन द फंडामेंटल्स। राइट। पर ये जो हुआ वो फंडिंग हो रहा है, मैसिव फंडिंग, ओके। जो पेट्रो डॉलर की वजह से हुआ, जो पहले नहीं था। इनफैक्ट 70s से पहले तो हमें पता है कि हिंदू से पैसे लेके जाके मस्जिद बनती थी भारत के अंदर, ओके। हाँ, डिस्पाइट 47 का पार्टीशन। तो रिलेशंस वर प्रिटी डिसेंट कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग आफ्टर 71। ओके, तो 71 के बाद उनका फंडिंग ही बाहर से हो रहा है, पूरा रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस, स्पेशली पेट्रो डॉलर की वजह से। वो जो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट आई, या ऐसा कुछ आप प्लीज एक्सप्लेन करिए ना कि हम रिलेट कर पाए, एक हाँ, कॉमन पर्सन आपको सुन रहे हैं, वो कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ पाए नहीं, ऐसा कुछ? साफ है कि जो 1971 में जब प्रेसिडेंट निक्सन आके गोल्ड स्टैंडर्ड रिमूव कर दिए डॉलर में से, और 73 में किसिंजर जाके क्रूड फॉयल सारा क्रूड ऑयल जो है वो आपको डॉलर में बेचना है, सिक्योरिटी हम देंगे, वो जो 2 बकेट्स खड़े करने थे उसमें सिक्योरिटी हम देखेंगे, आप क्रूड ऑयल डॉलर में बेचो। 2 बकेट थियरी क्या है कि हर 2 नेबर्स को फाइट कराना है, एक बकेट को डॉलर्स और आर्म्स और बाजू वाले को सैंक्शन करना है। हर एक नेशन को बोला जा रहा है तेरा बाजू वाला चोर है, उसको हम सैंक्शन करेंगे। ओके। ओके, यू कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर। ऐसे यूएस डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू रहता सम है। एग्जांपल्स? जैसे यूरोप खड़ा है रशियन बॉर्डर पे, रशिया खड़ा है चाइनीज बॉर्डर पे, चाइना खड़ा है इंडिया बॉर्डर पे, इंडिया खड़ा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान खड़ा है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, अफगानिस्तान खड़ा है ईरान बॉर्डर पे, ईरान खड़ा है इजराइल बॉर्डर पे। तो जहां जहां दुश्मन नहीं था वहां इन्होंने पार्टीशन की लकीर खींच के 2 बकेट खड़े किए। तो हमको लग रहा है कि जिन्ना और गांधी ने करवाया पार्टीशन, लेकिन ये यूएस डॉलर ने करवाया। ओके। राइट। सो वो चाह ये रहे थे कि जो ये बुक है स्टालिन्स वॉर्स, उसमें मेंशन्ड है, उस बुक में आपके पीछे ही है। हाँ ये रही स्टालिन्स वॉर्स। इस बुक में मेंशन्ड है कि स्टालिन वाज सरप्राइज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही उनको बोला गया कि रूजवेल्ट और चर्चिल इनके साथ समिट थी, तो स्टालिन को बोला जा रहा है रूजवेल्ट के द्वारा कि चर्चिल को साइड पे रखते हैं, तुम इंडिया रखो। एंड स्टालिन वाज सरप्राइज्ड। जब तक अभी तक क्राउन ने इंडिया को गिव अप भी नहीं किया उसके टाइम पे बात कर रहे हैं। हाँ, ओके। बता तो रहा हूँ पार्टीशन ही यूएस डॉलर ने करवाया, बता तो रहा हूँ सो मैं। नॉट यूके बट यूएस। ना यूएस डॉलर ने ही पार्टीशन करवाया। ओके। ओके, सो आई नीड टू रियली फटाफट पढ़ना पड़ेगा बुक हाँ मुझे। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। देन प्लीज गो ऑन। सो स्टालिन वाज सरप्राइज्ड हाँ।
कि मुझे ब्रिटिश क्राउन ज्वेल मिल रहा है बिना मांगे, हाँ। तो मतलब उसको छूट दी जा रही है कि तुम सोशलिस्ट गवर्नेंस इंडिया में चलाओ। ओह राइट। मतलब हमको रशिया को पहले ही पकड़ा दिया गया था। इसलिए तो इमीडिएटली फेबियन सोशलिस्ट पीएम बनता है। आप देखो ना, जैसे ही एक जब रेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर बन के आता है, पहला ही एजुकेशन मिनिस्टर आपको एक सऊदी बॉर्न मुल्ला मिलता है, राइट? तो कितना सेटिंग हुआ है वो आप सोच नहीं, के देखो। अगर अभी तो मुझे वो भी लग रहा है कि जो गांधी है उन्होंने ओवरराइड किया सारे रीजनल कमिटीज का रिकमेंडेशन ऑफ सरदार पटेल टू बिकम पीएम। हाँ, वो भी मुझे इस तरह का, क्योंकि नेहरू इज अ सोशलिस्ट, और फिर मतलब इज गांधी अ डीप स्टेट का टूल किट ऑफ यूएस डॉलर और समथिंग। वेल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे नेगोशिएटर्स ही तो थे, ये कौन से फाइटर्स थे? हाँ, फाइटर्स, फाइटर्स नहीं फ्रीडम थे, फाइटर कैसे, ये नॉन वायलेंस फ्रीडम के। फाइटर्स हाँ, नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने खुद बोला है कि फाइटिंग नहीं करनी है, तो तुम उसको फ्रीडम फाइटर क्यों नहीं, बोलोगे? हमें पढ़ाया गया है ना। नहीं नहीं, तो नहीं वो वो जो भी चल रहा है, ही इज अ फ्रीडम नेगोशिएटर। राइट। नेगोशिएटर तो दोनों साइड खेलेगा। तो मतलब उसने, Don't expect negotiator to only play to your tunes. Never expect that. पर वो क्योंकि उस नेगोशिएट हमारे लिए तो कुछ कर रहा होगा ना। हमारे हित में तो कुछ किया ही नहीं मुझे नेगोशिएट। हित में नहीं लग रहा है, इसीलिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने नहीं हित में। नहीं। क्योंकि मैं अभी एक बुक पढ़ रहा हूँ, हेराम, आई डोंट हैव राइट नाउ, पर उसमें मैंने एक मोनोलॉग शूट कर दिया, शायद जाएगा आपके वीडियो के पहले बाद में, आई डोंट नो। उसमें डेट्स के साथ लिखा हुआ है विद प्रूफ कि सितंबर 1947 से वो मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हो गई। भाई थोड़ा तो प्रिटेंस दिखा दे कि अभी तुमने पाकिस्तान दे दिया है, दो हाँ। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान तुमने अभी रिलीजन के बेसिस पे दिया है, पर फिर भी तुम एक महीना रुकते नहीं हो और इमीडिएटली मुस्लिम अपीसमेंट शुरू कर दी तुमने। नहीं, वो देखें, ये बहुत क्लियर था कि यूके प्राइम मिनिस्टर को बोला गया कि उससे डिस्कस नहीं करना है, यू कीप इंडिया। तो जो हमारा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अभी तक जो चला रहे थे, पूरा रॉन्ग चला रहे थे कि हम रशिया के साथ अलाइंड है। या दिस चेंजेस एवरीथिंग। इट ऑब्वियसली टू बकेट्स थियरी जो मैंने जियोपॉलिटिक्स की बुक में क्लियर समझा है कि एक सेट ऑफ नेशंस को डॉलर्स और आर्म्स मिल रहे हैं, बाजू वाले को सैंक्शन किया जा रहा है, और बीच में हॉटस्पॉट खड़ा कर दिया है, पीओके, ताइवान, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, सारे हॉटस्पॉट्स खड़े कर दिए हैं। तो ही आप रिजर्व करेंसी स्टेटस कंटिन्यू करोगे ना, वरना कोई हेल्दी इकोनॉमी, आज मेरा हेल्दी इकोनॉमिक्स चल रहा है, मैं बड़ा देश हूँ, मेरे को बाजू वाले के साथ ट्रेड कर रहा है, तो मैं तीसरी करेंसी क्यों यूज करूंगा? राइट। सिवाय इसके कि कोई नेबर है उसको सैंक्शन करके रखा हुआ है, तो मेरा कुछ मोटिवेशन बनता है कि यूएस डॉलर इनसिक्योरिटी रहे, इससे डर रहे, इससे थ्रेट्स रहे, कुछ रहे, तब जाके। नहीं, उसके सैंक्शन से मैं खुश हो रहा हूँ ना, विच मीन्स आई विल कंटिन्यू विद द यूएस डॉलर सिस्टम। तो चाइना कहाँ से बिगड़ा? क्योंकि चाइना में सीसीपी 45 के आसपास आती है, आई थिंक वर्ल्ड वॉर के बाद। देखिए, ये जो सारे हॉटस्पॉट्स खड़े किए गए हैं, 1962 की ही सीसीपी की प्लानरी में ये तय हो चुका था कि 1965 से कल्चरल रेवोल्यूशन होने वाला है चाइना में, मतलब सारे धर्म को हटा देना है। नेहरू जी, हाँ हाँ, ये उनको स्टेटमेंट बनने का Setup चस्का करना, था, हाँ, एक हाँ। स्टेट्समैन बनने का, उसका ठेका लेते हुए उन्होंने जो भी स्टेटमैनशिप गिरी करी, उसमें भारत का उन्होंने इतना नुकसान करा है। इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि तिब्बत के कैप्चर के लिए जो चावल भेजे थे। राइस का सप्लाई हमने दिया है। सो इफ यू आर सेइंग 62 में अगर एयरफोर्स यूज कर ली जाती और शायद चाइना मुंह की खा लेती, व्हाटएवर, थोड़ा ह्यूमिलेट हो जाती, तो ये शायद 65 वाली जो आप चीजें कह रहे हैं कि वो डाउटफुल होती, वो हो ना पाती शायद। वाओ, मतलब नेहरू डिडंट ओनली लूज इंडियाज वॉर बट decades of Chinese people became slaves of the Communist Party because of the 1962 war. नेहरू। अच्छा।